जेई 2020 के क्वेश्चंस और उसके सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। वी आर द फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट ऑनलाइन ग्रोइंग प्लेटफॉर्म। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट। देखिए क्या क्या देखने वाले हैं इस सेशन में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर 2020 इन जनवरी एज वेल एज इन सितंबर अटेम्प्ट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस where you will get the latest syllabus analysis, important topics covered in the JEE mains and the video solutions of all the questions which are asked in January and September attempt. This is the syllabus which we're gonna see: electric charges, field, flux, conductor and potential also be covered in the session. So let's start. पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए क्या सवाल पूछा गया 2020 का सवाल। Two infinite planes each with uniform surface charge density plus sigma are kept such a way that the angle between them is 30 degree. ऐसे समझो आप कि दो infinite planes हैं, एक प्लेन ऐसे है दूसरा प्लेन ऐसे है और उनके बीच का जो एंगल है वो बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम, इनके बीच में जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? देखिए सिंपल सी कहानी। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन विल मूव फर्दर। आप ऐसे समझिए कि ये दो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस, दोनों प्लस सिग्मा लेकिन बीच का एंगल 30 डिग्री है। ये भी प्लस सिग्मा है और ये भी प्लस सिग्मा है। बीच में यहां कहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मान लो यहां, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में रहेगा ई, और इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस दिशा में रहेगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी वो कैसे ड्रॉ होगी? इस प्रकार से कुछ ड्रॉ। ठीक है क्या? बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ आप सिंपल, कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूं और एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करूं तो आप खुद ही सोचो कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है ना। ये 90 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री बनेगा। मुझे ये एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया तो आप खुद देखिए ये वाला एंगल 90 बना रहा है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 हो गया। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60। अब इस E के दो कंपोनेंट में करूंगा। सबसे पहला वाला इस E का कंपोनेंट इधर की दिशा में, दैट इज E cos 60 और इधर का E sin 60। अच्छा आप खुद ही सोचो कि इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जिनकी डेंसिटी दे रखी है प्लस सिग्मा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका वैल्यू तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो तय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा E नेट, वो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा आप, माइनस टाइम्स ऑफ, ये माइनस आई वेक्टर है तो माइनस E cos 60 आई कैप प्लस, अगर J में देखें तो E माइनस ऑफ E sin 60 दैट इज J कैप। ये बेसिकली दो वेक्टर्स हैं। अब इनका रिजल्टेंट E का वैल्यू कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। cos 60 का वैल्यू देखना है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस E का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू J कैप। आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक साथ कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को मैंने एक साथ कॉमन ले लिया। इसके बाद ये बचा माइनस ऑफ आई कैप बाय 2 और ये बचा प्लस ऑफ 1 माइनस √3/2 J कैप। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आई कैप मतलब एक्स कैप है और J कैप मतलब वाई कैप है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 J कैप वाई कैप माइनस एक्स, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
कुल मिला के हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, डायरेक्शन देखने थे और एंगल सही से मेजर करने थे, तो हमारा काम बन जाता। इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था। अच्छे से एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका सॉल्यूशन, दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्ज पार्टिकल्स, 3 चार्ज पार्टिकल हैं ए बी, दिस इज ए and this is B. There are 3 charge particles A and B, and with charge -q, 2q and -2q. A B C आप ऐसे समझिए 3 चार्ज पार्टिकल्स है, इसका चार्ज है -4q, B का चार्ज है 2q और इसका चार्ज है -2q। इस तरह से कुछ सेटअप है। आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसकी रेडियस जो है वो d के बराबर है। एंगल्स इन लोगों ने हमको दे रखे हैं फिगर के हिसाब से। O जो है वो सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अलोंग द डायरेक्शन, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा O पर, ये हमको बेसिकली बताना है और उसके 4 ऑप्शंस दे रखे। देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, मेरी बात आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वेक्टर बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r² और उसका वेक्टर उस दिशा में हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव चार्ज रख के हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। वही कहानी O पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का हमारा कोई सर्कल है, लेट्स सपोज, और ये अपना ओरिजिन है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये और ये और एक ये। अब जो चार्जेस हैं वो चार्जेस किस प्रकार से हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चार्ज तो यहां पर है मेरा, दैट इज 2q, ये पॉइंट है B। एक चार्ज है ये यहां पर -2q, दैट इज C, और एक चार्ज है A, दैट इज -4q। बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छा। जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी D है, तो ये बीच की दूरी इज D। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझना। जैसे इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उस O पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E1, इसकी वजह से इधर होगा E2 और इसकी वजह से इधर होगा E3। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो E1 प्लस E2 है वो बराबर है E3 के, और E1 E2 भी आपस में बराबर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अपन लिखने की कोशिश करते हैं ना। E1 जो था वो था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2q की वजह से, रेडियस है D, तो हो जाएगा k 2q/d², दैट इज E1। अगर मैं E2 लिखूं तो E2 क्या होगा मेरा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज k, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, अपॉन d²। तो E1 बराबर E2 हो गया, E के बराबर हो गया। ठीक है क्या? अगर मैं E3 लिखने की कोशिश करूं तो E3 किसकी वजह से, 4q की वजह से, तो k 4q/d²। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसको E बोल दूं, इसको E बोल दूं, तो ये कितना हो गया, 2E के बराबर हो गया। होगा नहीं होगा, E के बराबर, दैट इज 2E। तो यहां पर एक वेक्टर है जो कि 2E है, O ये है ना। एक वेक्टर इधर भी 2E है, और ये बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है। इनके 2 कंपोनेंट जब आप करेंगे, एक कंपोनेंट किधर, इधर की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2E cos 30 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, 2 बार है ना, तो +1 करो या फिर इंटू 2 कर दो। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2E cos 30 के बराबर। और अगर साइन वाला है तो ऊपर वाले दोनों कट जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर जो E नेट होगा x डायरेक्शन में वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू E का वैल्यू कितना है, k 2q/d², और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अगर मैं k की वैल्यू भी पुट कर दूं तो सबसे पहले तो इसमें ये देख लेते जो मर रहा है उसको मार देते, ये मर रहा है। अब यहां पर हो गया ये 4, k का वैल्यू 1/4πε0 इंटू q/d² और इधर √3। इस 4 ने 4 को मार दिया। आई थिंक मेरा ऑप्शन बन जाएगा कुछ, तो √3q/πε0d²। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन बन रहा है सीधा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अलोंग द डायरेक्शन x डायरेक्शन। ऐसे करना था सिंपल। कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज किया वो समझने की कोशिश करें कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है Q
और वो r दूरी पर रखा हुआ है, तो इस p पॉइंट पर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इधर की दिशा में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज kq/r²। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, दैट विल बी ऑल्सो kq/r²। दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर यूजिंग हियर। और बाकी तो फिर वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल से कंपोनेंट्स करना है और सॉल्व करना है। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल, फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ, द फॉर्मूला mod of E is equals to Q enclosed by epsilon naught mod E is applicable in this formula. Epsilon naught is the permittivity of free space, मतलब epsilon naught जो है वो free space की permittivity है, A जो है वो एरिया है गॉसियन सरफेस का, Q enclosed जो है वो चार्ज enclosed है गॉसियन सरफेस पे। इस इक्वेशन में कौन सी सिचुएशन सही बैठती है, क्या E कांस्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, E कांस्टेंट है सरफेस पे, ये सारी बातें हमको बतानी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कुल मिला के आप ऐसे समझिए इसको। सबसे पहले तो गॉस लॉ के बारे में बात हुई है। गॉस लॉ एग्जैक्टली होता क्या आप ये समझिए। सबसे पहले तो फ्लक्स समझते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग और कटिंग द गिवन एरिया इज नोन एज फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी है। यही फ्लक्स जो है वो बेसिकली बराबर होता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। अब अगर यहां पर थीटा करूं तो ये हो जाएगा मॉड E मॉड A cos थीटा इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर थीटा की वैल्यू जो है मेरी वो 90 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? शून्य के बराबर। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो मॉड E मॉड A Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मॉड E मॉड A cos 0 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? शून्य के बराबर है। तो अगर थीटा 0 है तो मॉड E जो है वो Q एनक्लोज बाय मॉड A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका थोड़ा सा एक फील लेके देखते हैं। मान लो एक Q चार्ज है जो कि एनक्लोज्ड है, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस हमेशा इस दिशा में निकलेंगी, रेडियल डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज से देखिए इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी। क्या इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में? हाँ, देखिए जीरो एंगल, एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा रेडियल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल जीरो है। अब ये यूं कह रहा है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर क्या ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है? हाँ, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो तो जीरो है ही, और यहां से इक्वल दूरी पर अगर आप देखेंगे चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है तो इक्वल दूरी पर सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। बहुत अच्छे, बिकॉज E जो होता है वो क्या होता है? माइनस डेल V बाय डेल R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है तो फिर V जो है वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत अच्छे। डेल्टा E इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस। क्या E कांस्टेंट है सरफेस पर? हाँ, कांस्टेंट है। डेल्टा E इज Q एनक्लोज्ड बाय मॉड इनटू एप्सिलॉन नॉट। द करेक्ट ऑप्शन इज 4। दिस इज हाउ इट इज डन। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन हाउ इट गोज। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। देखिए क्या सवाल है अगला। एक पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है और उसका चार्ज q दे रखा है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पार्टिकल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया है। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, अगर पार्टिकल पर कोई और फोर्स नहीं लगता है, द डिपेंडेंसी ऑफ इट्स स्पीड ऑन द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज करेक्टली गिवन बाय। मतलब कि अगर इस पर और कोई फोर्स नहीं लगता है तो इसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे बदलेगी वो हमें बताना है। क्या होगा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैं आपसे सिंपली एक बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पार्टिकल है Q चार्ज M मास,
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा QE बाय m। एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं v dv बाई dx के बराबर, ये बराबर हो जाएगा QE बाय m के। तो v dv जो है वो बेसिकली QE बाय m इंटू dx के बराबर है। ये इंटीग्रेशन 0 से v 0 से x, तो ये बेसिकली आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू QE बाय m इंटू x। तो जो वेलोसिटी है वो फंक्शन कितना बना, 2QE बाय mx का अंडर रूट। और इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कैसा प्लॉट होगा, अगर v और x में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल बी लाइक दिस। तो ग्राफ विल बी सेकंड ऑप्शन, रूट x का ग्राफ बनेगा, रूट x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है क्या। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का जो कर्व होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नोट करिए इसे अच्छे से, फिर बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला सवाल, ये इसका सॉल्यूशन। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। बेसिकली क्या सवाल है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r which carries a uniform charge density rho, मतलब एक स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमको रो के बराबर। क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम जो होता है दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कर्व्ड आउट ऑफ इट, मतलब एक r/2 रेडियस का जो स्फीयर है उसे बाहर निकाल लिया गया, तो हमको रेशियो बताना है मॉड ऑफ EA बाय मॉड ऑफ EB का, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो बताना है रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। जब भी इस प्रकार के कैविटी के सवाल आते हैं हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि एक पूरा स्फीयर ले लूं, है ना, विद पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस रो, और उसमें जोड़ दो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितने का कर्व्ड है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के कैविटी वाला पोर्शन तो खाली हो जाएगा, जो कि खाली था ऑलरेडी। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं ना, फॉर ए एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज ले लूं जिसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस क्या है, r रेडियस है इसकी, और इसकी डेंसिटी प्लस रो है। इसमें ऐड कर दो एक नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, जिसकी माइनस रो है, और इसके लिए पॉइंट कौन सा है, इसके लिए पॉइंट है ये वाला ए पॉइंट, इसके लिए कौन सा है, सेंटर है ना इसका, तो ए, और इसके लिए ए पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से लिख लो और जोड़ दो प्लस रो और माइनस रो करके, खत्म हो गई बात। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता हूं ए के लिए, तो ए के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 दैट इज 0 इसकी वजह से। अब फिर इसकी वजह से माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस रो है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज जो कि इस स्फीयर पे, इसकी रेडियस है r/2, इसकी रेडियस कितनी है, r/2 रेडियस है इसकी, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r/2। तो r/2 रेडियस का जो स्फीयर है उसके लिए तो q का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, देखिए सॉल्व करने पर दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे 4 पाई इज कैंसिल्ड विद 4 पाई, ये बचेगा माइनस ऑफ रो इंटू आर डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर, एक r/2 का होल स्क्वायर खत्म, एक r बचा, एक 2 भी बचा और एक 3 बचा, तो ये आ गया 6 और एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस ऑफ रो r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस तरीके से निकालते हैं हम कभी भी हमको कैविटी दे रखा हो तो। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब भी किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट लिखना होता है या सरफेस पे लिखना होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर के क्यू छोटा r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यू। यहां पर सरफेस और आउटसाइड पॉइंट ही है तो उसी से हम कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक और चीज देखो, अगर मुझे B के लिए लिखना है, अब मैं B के लिए कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने B के लिए लिखना है, तो B के लिए भी सेम तरीका, ये एक पॉजिटिव वाला ले लूं जिसकी रेडियस कितनी है
कैपिटल आर प्लस रो। अभी पॉइंट कौन सा है? पॉइंट मेरा अभी ये वाला है। बी कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है बी। इसमें मैं जोड़ दूंगा कौन सा? एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस जो है वो r/2 है माइनस रो, और पॉइंट जो है वो कहां लाई करेगा? पॉइंट लाई करेगा इस दूरी पर। दिस इज द बी पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 3r/2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा बी पॉइंट के लिए वो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी, उसमें ये माइनस ये करूंगा ना, मतलब ये प्लस ये, अगर माइनस रो ले रहे तो। अब देखो इसकी वजह से कितना KQ/r², विच इज K का वैल्यू 1/4πε0, Q का वैल्यू रो 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय r², दैट इज r², माइनस 1/4πε0। इसकी वजह से दूरी है 3r/2। इट्स आउटसाइड पॉइंट, नॉट ऑन द सरफेस, इट इज एन आउटसाइड पॉइंट। और आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², r इज द छोटा r², दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, सेंटर से वहां की। तो Q लिखना है मुझे, Q होगा रो 4/3 πr/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बी, और उसके बाद दोनों के मॉड का रेशियो ले लेना है। हमारा काम यहां पे खत्म। काम की बात यही थी, बस इतना अगर आप लिख पाएंगे तो काम बन जाएगा। अब ये सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट पीट लेते हैं। 4π ने 4π को मार दिया, ये बन गया मेरा रो r/3ε0 माइनस, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज रो r/3ε0 माइनस, ये देखो 4π ने 4π को खत्म कर दिया, दिस इज रो r³ नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा r³/8 और नीचे बनेगा 9r²/4। ठीक है ना? तो ऊपर एक r बनेगा और नीचे जो बनेगा, मैं लिख देता हूं एक बार आपको अच्छा लगेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, तो बनेगा 2, तो 9/2 बनेगा ये। तो 9 मैं लिख देता हूं r³/8, ये 3 नीचे आ गया और ये 9r²/4, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड ε0 तो है, ये जो है ये बन गया रो r/3ε0 माइनस रो r। अब ध्यान से देखो, ये 4 जो है ये इसको मार देगा 2 बार, ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 654 एप्सिलॉन। आई थिंक दिस विल बी द, यहां से कौन आ गया 54 एप्सिलॉन विल बी द टर्म जो कि हम कॉमन लेंगे। ये बनेगा कितना मेरा 18 क्लियर है क्या? 54 से बनेगा तो बनेगा कितना 18 बनेगा, एंड यहां पर रो r माइनस रो r, दैट विल बी द 17 रो r/54 ε0। ठीक है क्या? अब मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है, तो मॉड ऑफ ए EA डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ EB अगर मैं करूंगा तो ये रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा? अगर मॉड का रेशियो है तो 1/6, रो r/ε0 कैंसिल, और ये बन जाएगा 17/54। तो इस 6 ने इसको मार दिया कितने बार? 18 बार। ये 2 बार, 18 बार नहीं, ये 2 बार, और ये कितनी बार? 18 टाइम्स ना, 3 से हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें वो फैक्टर बनाना है इसलिए। तो ये बेसिकली बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा 17 2 जा 34 बन जाएगा, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 34। दिस विल बी द आंसर। 18/34 विल बी द आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अच्छे से आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू सॉल्व द स्फीयर्स। अगर इनसाइड पॉइंट होता तो क्या चेंज होता? कुछ चेंज नहीं होता, बस मैं यहां पे जो KQ/R² लिख रहा हूं उसकी जगह में लिख देता रो इंटू छोटा r। छोटा r इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अंदर के पॉइंट की, है ना, डिवाइडेड बाय 3ε, बस। और सेम तरीके से मैं सॉल्व कर देता। अब मुझसे कुछ भी पूछे, किसी भी पॉइंट का पूछे, मेरे लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात, ऑफ कोर्स इजीली निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए इसे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन 18/34 एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगला सवाल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपको दे रखा है -I कैप -3J कैप +2K कैप इंटू 10⁻⁻29 कूलम। ओरिजिन पर है 0,0, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल इज दिस, R.P जो है वो 0 दे रखा है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी दिशा में होगा। ट्रिकी सवाल, अगर आप ध्यान से इसे कर पाएंगे तो इजीली कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना था और इसको मैनिपुलेट करना था। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर R.P जो है वो 0 के बराबर है, मतलब R परपेंडिकुलर टू P है, ठीक है क्या? मतलब कि ये कौन से पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। मतलब आप ऐसे समझो ये -Q, ये +Q। डाइपोल होता क्या है वैसे? डाइपोल इज व्हेन टू सिमिलर चार्जेस विद अपोजिट साइन आर same magnitude, opposite sign charges are placed at a distance d, at a certain distance d, that is known as dipole। और dipole moment क्या होता है? Dipole moment is P is equals to one of the charges into distance between them। Dipole moment is Q into D, that will be the dipole moment, है ना? Direction from negative charge to positive charge। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट, P पॉइंट, ये R दूरी पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, वो डाइपोल का डायरेक्शन होता है इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस दिशा में, विच इज -KP/R³ के बराबर। ये सब लोग जानते हैं कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा? विपरीत दिशा में, -KP/R³ के बराबर। बहुत अच्छे। अब आप एक बात मेरी ध्यान से समझना है ना, मैं आपसे सिंपल कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो डाइपोल है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बेसिकली जो डाइपोल है वो -λ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो मतलब ऐसा फैक्टर मुझे चाहिए, मतलब अगर मुझे डाइपोल मोमेंट दे रखा है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या चाहिए? -λ टाइम्स 1/λ टाइम्स P हो जाएगा, है ना? अब ये 1/λ भी कोई कांस्टेंट ही, बशर्ते मैं ये चाह रहा हूं कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टाइम्स हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डाइपोल -I -3 +2, तो +I +3J -2K, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये वाली चीज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/λ के बराबर। दैट विल बी द थिंग कि हम इसको मैनिपुलेट करके भी इजीली निकाल सकते थे, और डायरेक्ट ही आपको मारना था कि वो एंटी पैरेलल है तो बस नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। ट्रिकी सवाल, अच्छा सवाल, नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, पैरेलल एंटी पैरेलल यूज करके। अगला सवाल देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 4xi cap plus y square plus 1j cap न्यूटन पर कूलम पासेस थ्रू अ बॉक्स शोन इन फिगर। एक फिगर में एक ये बॉक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बता रखा है उस दिशा में है, हमें जो सरफेस पकड़नी है वो पकड़नी है ABCD, है ना, और दूसरी सरफेस है BCGF, ये वाली और ये वाली। इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स को हम नाम दे रहे हैं φ1, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स को हम नाम दे रहे हैं φ11। हमको इन दोनों को का डिफरेंस बताना है बेसिकली। बहुत अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सा मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आप ध्यान से समझिएगा कि φ1 जब मैं लिखूंगा ना
तो मुझे E डॉट डी ए लिखना है और एरिया इसका जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, Z में आएगा, आएगा नहीं आएगा। मैं इसका एरिया वेक्टर लिखता हूं, इसका एरिया वेक्टर जो लिखूंगा ABCD का, एरिया ऑफ ABCD। तो अगर मुझे ABCD का एरिया लिखना है तो ABCD का एरिया में क्या लिखूंगा, AB इंटू BC। इस तरह से मैं एरिया लिख सकता हूं। AB जो है वो वेक्टर, देखो AB वेक्टर, AB वाला जो वेक्टर है वो ये 3 फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो ये हो जाएगा 3i कैप, दिस इज द AB वेक्टर। क्रॉस BC वाला जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2j कैप। तो ये जो हो जाएगा 6i क्रॉस j जो होता है वो k कैप होता है। बहुत अच्छे। तो जो phi1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, ध्यान से देखो, 4x ऑफ i कैप प्लस y स्क्वायर प्लस 1 ऑफ j कैप इंटू 6 ऑफ k कैप। क्लियर है क्या? और डॉट प्रोडक्ट है। अब दो वेक्टर्स का अगर मुझे डॉट लिखना है और वो डॉट में क्या होता है, i वाले को i वाले के साथ लिखते हैं, j वाले को j वाले के साथ, लेकिन इधर तो i और j है ही नहीं, इधर k है ही नहीं, तो phi1 जो है वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। मतलब जो नेट फ्लक्स है इस वाली सरफेस से पास हो रहा है, दैट इज phi1, वो 0 के बराबर है। अब phi11 निकालते हैं। phi11 के लिए मुझे एरिया चाहिए होगा सबसे पहले, कौन सा वाला, जो गिवन एरिया है BCGF। BCGF कौन सा है, BCGF। अच्छा, B से C वाला, इसको सीधा ऐसे लिख दूं क्या, BC क्रॉस CG, BC क्रॉस CG लिख लेते हैं। BC देखो B to C जा रहे हैं, ये कॉमन है, J वाले में है बस, 2J कैप क्रॉस CG K कैप, आई थिंक माइनस K कैप, माइनस ऑफ 2K कैप। तो ये हो जाएगा माइनस J क्रॉस K जो होगा वो कितना होगा, माइनस I माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 4I कैप। दिस विल बी द एरिया वेक्टर। तो जो phi11 लिखूंगा वो यही लिखूंगा मैं, 4xi कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1j कैप, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, 4i कैप का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16x, दैट विल बी द फ्लक्स। phi1 जो है वो बेसिकली 0 है, phi11 16x है, तो अगर इसका डिफरेंस लूंगा मैं phi1 माइनस y11, ये आएगा मेरा माइनस 16x। x का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3, आंसर विल बी माइनस 48 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द फ्लक्स। यही आंसर होगा। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन बेसिकली किस तरह से इसे सॉल्व किया गया था। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सेम तरीका, E डॉट A लेना था, डॉट प्रोडक्ट I वाले के साथ, J वाला J वाले के साथ, सॉल्व इट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या अगला सवाल है। अ चार्ज पार्टिकल M, जिसका की चार्ज है Q, मास है M, मूव्स अलोंग द x एक्सिस, वो x एक्सिस के अलोंग मूव करता है। जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस एंड विद वेलोसिटी v0, वो v0 रफ्तार से चलता है थ्रू द ओरिजिन, एंटर्स द रीजन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, विच एक्सटेंड अप टू x बराबर d, ये x बराबर d तक ही एक्सटेंड होता है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पाथ का क्या इक्वेशन होगा ये बेसिकली बताना। कैसे करेंगे सवाल सॉल्व, पहले सवाल समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली सवाल क्या है। सवाल एग्जैक्टली आप अगर ध्यान से समझें तो एग्जैक्टली ये है कि जैसे मान लो इस तरह का कुछ सेटअप है ना, आप ऐसे समझो कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से एंटर किया और ये दूरी जो है वो d है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इस तरह से जाएगा। द रीजन इज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करेगा, QE/m के बराबर है ना। यहां पे जब ये निकल रहा होगा तो ये इधर की तरफ निकलेगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है क्या।
यहां पे अगर ये v नॉट से जा रहा है तो x दिशा में तो ये अभी भी v नॉट से ही जाएगा, यहां पर कुछ इसकी वेलोसिटी होगी vy। अगर इस एंगल को थीटा मान लूं तो vy जो है वो जाएगा uy प्लस ay इंटू t, ये 0 y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, vy जो है वो ay हो जाएगा qe बाय m इंटू टी के बराबर। ठीक है क्या? तो vy का वैल्यू जो है वो बेसिकली हो जाएगा qe बाय m divided into time. This is the velocity y direction में। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मैं x में ये दूरी की बात करूं तो x में ये कितना चला है? x में d चला है। तो अगर मैं x लिखना चाहूं तो देखो मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा कितना? डिस्टेंस, बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मेरा जो टाइम है वो बेसिकली कितना हो जाएगा? x बाय वी नॉट के बराबर। ठीक है क्या? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम जो हो जाएगा वो x बाय वी नॉट हो जाएगा। तो यहां से जो vy आएगा वो आ जाएगा qe बाय m x बाय वी नॉट। दिस इज द वेलोसिटी। यहां से मैं सीधा tan थीटा लिख सकता हूं। इनफैक्ट अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं y की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। y का इक्वेशन आप देखो, y का इक्वेशन इनिशियल तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर क्यू ई बाय एम, टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास y आ गया। यहां के बाद ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो मुझे इक्वेशन चाहिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये m जो है वो स्लोप है, और स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो m जो है वो स्लोप है, दैट इज tan थीटा, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा QE बाई 2m इंटू 2x वी नॉट स्क्वायर। कहाँ पे चाहिए हमको? x बराबर d पर चाहिए। तो dy बाई डी एक्स एट x बराबर t, क्या चाहिए हमको? dy बाई डी एक्स एट x बराबर d, which comes out to be QE by m d v नॉट स्क्वायर। ये कौन है? बेसिकली ये स्लोप है, m का वैल्यू। y अपने पास ऑलरेडी है, मुझे बेसिकली c चाहिए। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी y इज इक्वल्स टू m, दैट इज QE d बाय m v नॉट स्क्वायर x प्लस c। c का वैल्यू चाहिए तो x बराबर d पर y का वैल्यू मेरे पास है। x की वैल्यू अगर मैं d रख दूं, x बराबर d, तो y का वैल्यू मेरे पास है माइनस ऑफ QE बाय 2m x स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू QED बाय m v नॉट स्क्वायर d स्क्वायर प्लस c। तो ये जो c है दैट कम्स आउट टू बी, जो कांस्टेंट है वो भी निकल के आ गया, c कम्स आउट टू बी, वो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये स्लोप भी क्या है? माइनस है, क्योंकि इस तरह का स्लोप है स्लैंटेड, वो उधर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। c का वैल्यू निकल के आएगा QE d स्क्वायर बाय 2m v नॉट स्क्वायर। तो जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे पुट कर दो इसी को, QED बाय m v नॉट स्क्वायर x विद नेगेटिव साइन, क्योंकि स्लोप जो है वो क्या है? नेगेटिव है, प्लस c का वैल्यू दैट इज QED स्क्वायर बाय 2m v नॉट स्क्वायर। ठीक है क्या? तो जो y है वो क्या आ जाएगा? बेसिकली QED अपॉन m v नॉट स्क्वायर, तो कॉमन आ गया। ये नेगेटिव है तो पहले इसको लिख देता हूं मैं, दिस कम्स आउट टू बी d बाय 2 माइनस x। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ आफ्टर दैट। यहां से ये tan थीटा डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, आप सीधा tan थीटा यहां से भी लिख सकते थे। tan थीटा लिखने का एक तरीका और है, देखो tan थीटा आप यहां से vy बाय vx भी लिख सकते थे। tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाय vx, और उसी को आप सीधा क्या बोल देते? स्लोप बोल देते m के बराबर। देखो vy कितना है? vy विल बी QE x बाय m v नॉट डिवाइडेड बाय
वी वाई बाई वी एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू ई, अगर डी पे निकालना है तो क्यू ई डी बाई एम वी नॉट स्क्वायर, यही आ रहा है क्यू ई डी बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से निकालो, यहां से निकालो, कैसे भी कर लो एक ही बात है। उसके बाद सेम प्रोसेस, तो वो tan थीटा से भी आप निकाल सकते थे अगर आपको स्लोप ही चाहिए था तो, या फिर डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, एज यू विश। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अच्छे से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से किया हुआ, आगे बढ़ते हैं। A small point mass carrying some positive charge on it, एक पॉइंट मास है जो अपने ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा है, इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, एक टेबल के एज से इसे रिलीज किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं? अब कौन से ऑप्शन सही हैं अगर मैं ये बात करूं तो सिंपली अपने को क्या देखना है, आप देखो कि अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल Q, तो उस पर इधर की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इधर की डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा इस पर। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है तो Q इंटू ई के बराबर, और एक नीचे की दिशा में लगेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg। तो नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये y है और ये x है, इन्होंने y कैसे बना रखा है? ऊपर बना रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों का नेट रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ट्रैजेक्टरी विल बी दिस वन। ठीक है क्या? हियर इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, नेट जो आएगा वो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स। थिन स्फेरिकल शेल्स है, कंसेंट्रिक है और कंडक्टिंग है, जिसका रेडियस छोटा r और बड़ा r है। सरफेस डेंसिटीज दोनों की सेम है, इसकी और इसकी सरफेस डेंसिटी सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये बेसिकली बताना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं, आप ध्यान से समझो कि पोटेंशियल मुझे कुल मिला के लिखना है, मेरा फाइनल मोटो ये है कि मैं पोटेंशियल लिख पाऊं, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दोनों शेल्स की वो इक्वल है। आप कुल मिला के ऐसे समझो कि ये मेरा छोटा वाला स्फीयर है और ये मेरा बड़ा वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस बड़ा वाला r है। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है ना, यही बोला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू शेल्स आर इक्वल, तो सिग्मा सिग्मा है। तो अगर सिग्मा है तो Q1 क्या लिखेंगे? सिग्मा 4 पाई छोटा r स्क्वायर। Q2 लिखेंगे सिग्मा 4 पाई बड़ा r स्क्वायर, और Q1 प्लस Q2 इज द टोटल चार्ज, दैट इज Q, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो कहानी हो गई इसकी, बहुत अच्छे। अब इन्होंने बोला है कि हमें निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा कॉमन सेंटर पर, बहुत अच्छे। तो कॉमन सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे लिखना है तो सबसे पहले इस अंदर बाहर वाले की वजह से जो पोटेंशियल लिखूंगा वो लिखूंगा k Q1 बाय छोटा r, और बाहर वाले की वजह से लिखूंगा k Q2 बाय बड़ा r। Q1 Q2 की वैल्यूज में पुट कर दूंगा तो हो जाएगा k Q1 की वैल्यू सिग्मा 4 पाई छोटा r स्क्वायर बाय r प्लस के सिग्मा 4 पाई बड़ा r स्क्वायर बाय r। तो जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, ठीक है। तो k की फॉर्म में लिख देते k सिग्मा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ये आ गया k सिग्मा 4 पाई r प्लस r। दिस इज द पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे सिग्मा नहीं चाहिए, मुझे q चाहिए, तो सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस कर लो q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है क्या। तो जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर, ठीक है क्या। और ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा 4 पाई r प्लस r,
इसने इसको मार दिया, आई थिंक ऑप्शन बन गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बी ऑप्शन बन गया। ठीक है क्या? तो ये ऐसे सॉल्व करना था, बेसिकली पोटेंशियल लिखना था एट द सेंटर, किसकी वजह से? स्फेरिकल शेल्स की वजह से। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए उसी तरीके से इसे सॉल्व कर रखा है एंड विल मूव फर्दर। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं S1 एंड S2, जिनकी रेडियस हमें दे रखी है 2/3r एंड 1/3r। उनके चार्जेस भी हमें दे रखे हैं 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली, एंड आर एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों से बहुत ज्यादा लार्जर दूरी पर है। दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, वो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। A long time after this is done, the charges on S1, S2, S1, S2 पर कितने चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे, ये पूछा गया। मैं आपको समझाता हूं सवाल एग्जैक्टली पूछा क्या है। आप ऐसे समझो कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। एक का नाम है S1, दूसरे का नाम है S2। इसकी जो रेडियस है वो है 2/3r, इसकी जो रेडियस है वो है 1/3r। अब क्या किया कि इनके चार्जेस भी इनके है ना, ये 12 माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है। ऐसे समझो 12 माइक्रोकूलम, यही लिख देते हैं। अब ऐसे बोला कि दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जब इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, लेट्स सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, उसके काफी समय बाद दोनों पे चार्जेस क्या होंगे, ये दो स्फीयर्स को, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स को अगर मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो क्या चार्ज सेम हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप निकाल दीजिए। कभी भी दो चीजों को एक तार से कनेक्ट कर देते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उनके चार्जेस सेम हो जाए। दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। होगा क्या कि इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। आप समझिए कि यहां से कोई मान लो क्यू चार्ज गया तो इसका चार्ज हो गया 12 - q और इसका चार्ज हो जाएगा -3 + q। इसमें से q जाएगा तो उसमें q ऐड होगा ना। दिस इज हाउ इट इज। अब इन दोनों के क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो अगर ये v ऑफ S1 बराबर v ऑफ S2, इसका हो जाएगा k, q का वैल्यू 12 - q बाय r, r विल बी 2/3r, और इसका हो जाएगा k, इसका चार्ज है अभी q - 3 अपॉन 1/3 इंटू r। ये q - 3 है ना, r ने r को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, k ने k को मार दिया। ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक 2 है तो ये बन जाएगा 12, ऊपर लिखता हूं मैं, 12 - q इज इक्वल्स टू 2q - 6। तो ये इधर गया 3q इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा 18, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। मतलब कितना चार्ज चला गया, ट्रांसफर कितना हुआ। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर, दिस इज चार्ज ट्रांसफर। तो अब S1 स्फीयर पे कितना चार्ज बचा, S1 पर जो चार्ज बचा वो बचा 12 - 6 दैट इज 6 माइक्रोकूलम, और S2 पर कितना चार्ज हुआ -3 + 6 दैट इज 3 माइक्रोकूलम। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। ठीक है क्या? इस तरह से इसे सॉल्व करना था। कभी भी दो कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनके चार्जेस सेम नहीं होते, पोटेंशियल सेम हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करना था और जो आपको सीखना है। लिख लीजिए इसे अच्छे से, फिर बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से किया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। कॉन्सेंट्रिक मेटल हॉलोस्फीयर, कॉन्सेंट्रिक मेटल और हॉलोस्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस r दे रखी है और 4r दे रखी है, जिसके पास चार्जेस q1 q2 है। गिवन दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की इक्वल है। द पोटेंशियल डिफरेंस Vr - V4r, मतलब Vr और V4r वाली जो सरफेसेस है उनका पोटेंशियल डिफरेंस हमको बेसिकली बताना है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, सवाल समझते हैं कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, यानी एक सरफेस ही है
और एक सरफेस ये। इसकी रेडियस r है, इतनी रेडियस 4r है। जितना मैं समझ पा रहा हूं मैं उतना लिखता हूं। होल्ड्स द चार्ज Q1 Q2, मतलब ये जो है वो Q1 चार्ज होल्ड करता है, ये Q2 चार्ज होल्ड करता है। बहुत अच्छे। सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्वल, मतलब इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, मतलब इसकी भी सिग्मा इसकी भी सिग्मा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है VR माइनस V4R कितना होगा? मतलब ये सरफेस मान लो अगर मैंने बोली S1 और ये सरफेस बोली मैंने S2, तो VS1 माइनस VS2 पूछा है, दैट इज द VR माइनस V4R, वो निकालना। उसके लिए मुझे S1 S2 लिखना पड़ेगा पहले, तो मैं लिखता हूं, है ना। सबसे पहले मैं VS1 लिखने का प्रयास करता हूं इस वाली के लिए। इस वाली के लिए ये चार्ज है Q1, तो ये हो जाएगा, जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K, पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 बाय R इस वाली के लिए, है ना। ये बड़ी वाली है, ये इसके लिए अंदर वाला पॉइंट, तो इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा K Q2 बाय 4R। क्लियर है? बहुत अच्छा। इसके लिए अगर मैं VS2 की बात करूं तो VS2 के लिए क्या होगा? इस वाली के लिए, इस वाली के लिए Q1 जो है वो भी क्या है? अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो होगा वो क्या होगा? K Q1 बाय 4R, और Q2 की वजह से भी Q2 बाय 4। ये पोटेंशियल होंगे। अब मुझे लिखना है VS1 माइनस VS2, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये माइनस, ये माइनस, ये तो मर जाएगा Q2 बाय Q2, और ये बन के आ जाएगा K Q1 बाय R माइनस K Q1 बाय 4R। क्लियर है क्या? K Q1 बाय R, K Q1 बाय 4R, so this comes out to be 3K Q1 बाय 4R के बराबर। इसको थोड़ा elaborated वे में लिख देते हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक 4 ऑलरेडी है, इंटू R इंटू Q1, दैट विल बी 3Q1 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज 3। दिस इज हाउ वी राइट पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल शेल्स। मतलब मेटेलिक हॉलो स्फीयर है, बट ये आप इनको ट्रीट कर सकते हैं कि हॉलो स्फीयर है तो पूरा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दैट्स व्हाई वी राइट लाइक दिस। ठीक है क्या? लिख लीजिए इसे, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। उसके पहले देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सेम वे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। देखिए क्या सवाल पूछा गया। टू चार्ज थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। मतलब दो चार्ज इनफाइनाइट शीट्स हैं जिनकी डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, और वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री एंगल पे। कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट होगा इनमें से? कौन सा विच वन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड? देखिए y एक्सिस पर है माइनस सिग्मा, x पर है प्लस सिग्मा। दिस इज द माइनस सिग्मा एंड दिस इज प्लस सिग्मा। दिस इज हाउ इट इज, है ना। अब ऐसा बोला है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे रख के देख लो ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, इसकी वजह से रिपेल करेगा इस तरफ। तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस दिशा में आएगा? इस दिशा में। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करेगा इधर वाला E1 और ये जो करेगा E2, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि दोनों इनफिनिट शीट है, और अगर मैं साइन को कंसीडर नहीं करूं तो दोनों सिग्मा सिग्मा है। ठीक है क्या? इधर के पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है वो किधर की साइड होगा? माइनस सिग्मा जो है वो इसे करेगा अट्रैक्ट, प्लस सिग्मा करेगा अपोज, तो ये होगा इस दिशा में नेट। यहां के अगर पॉइंट की बात करूं तो प्लस सिग्मा करेगा अपोज, माइनस सिग्मा करेगा अट्रैक्ट, ये होगा नेट इधर। दिस इज नेट, ई नेट, दिस इज ई, दिस इज ई। इधर के साइड पे बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में ये करेगा अपोज, ये करेगा इधर। कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेड है? दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखो 1 और 3 दोनों सिमिलर है, एक जैसे, बट करेक्ट इज 1। रीजन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी? ऑलमोस्ट बराबर, और वो इसमें है, इसमें ये वाली ज्यादा है।
इसलिए ये नहीं होगा और ये वाला करेक्ट। ठीक है क्या? एंगल जो देखा जाएगा इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रखा था एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। A 2-point charges 4q and minus q are fixed on x-axis. x-axis पर दो चार्ज हैं, पॉजिटिव का 4q और माइनस का q, जिनको फिक्स कर रखा है -d/2 और +d/2 पर। If the third point charge q is taken from origin, एक तीसरा चार्ज q जो है उसे ओरिजिन से लिया गया और उसे हम ले गए, इनिशियली यहां था और फाइनली हम उसको यहां ले आए। ठीक है क्या? D along the semicircle as shown, the energy of the charge will be, कि कितनी एनर्जी होगी चार्ज के पास, मतलब चार्ज की एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, क्या कहानी होगी? बहुत अच्छा। देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। कुल मिला के आप ऐसे समझो कि इनिशियली जब ये इस प्रकार का सेटअप है ना, और इस प्रकार का ये सेटअप है और यहां पर जो है कौन रखा हुआ है? 4q रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है -q। ये दूरी जो है वो d/2 है, ये दूरी भी d/2 है। क्लियर है क्या? ये डिस्टेंस भी d/2 है, ये डिस्टेंस भी d/2 है, ये दूरी भी d/2 है, ये पूरी मिलके d बन रही है ना, मतलब तक d। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि q चार्ज जो है वो पहले यहां रखा हुआ था, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर ये यहां पहुंच गया तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इनिशियली रखा हुआ था तो u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी वो मैं पहले लिख लेता हूं। देखो इसकी, और सबसे पहले ये और ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी k 4q इंटू q, मतलब k 4q² अपॉन d/2। इसकी और इसकी भी होगी, दैट इज -k, बोलना पड़ेगा आपको, -k q² डिवाइडेड बाय d/2। ये कौन सी एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये होगी 3kq² डिवाइडेड बाय d/2। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फाइनल कब होगी? जब ये कहां पे चला गया? यहां पे। तो यहां पर इस वाले की वजह से, ये जो q है इसकी वजह से कितना होगा? k q² डिवाइडेड बाय -q है ना, तो k q² -q² अपॉन d/2, और इसकी वजह से कितना होगा? ये दूरी कितनी होगी? 3d/2, तो ये हो जाएगा प्लस k q² 4kq² डिवाइडेड बाय 3d/2। ठीक है क्या? चलिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3d/2 जो है वो क्या आ जाएगा? एलसीएम, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3, तो ये बन जाएगा कितना? -3 और +4 विल बी प्लस kq²। तो प्लस kq², 3d/2 विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, देख लेते हैं। u इनिशियल माइनस u फाइनल करेंगे, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है ना, घटी है एनर्जी। तो 3kq² d/2 माइनस kq² 3d/2, इसका एलसीएम आ गया 3d/2, ये हो गया 9kq² माइनस kq², ये बन गया 8kq²। तो जो डिफरेंस है यहां ऊपर लिख रहा हूं, उसके बाद में डेल्टा u जो है, डेल्टा u ना लिखे बेटर होगा क्योंकि मैंने u इनिशियल माइनस u फाइनल किया है। u इनिशियल माइनस u फाइनल विल बी कितना हो जाएगा? ये आप देखिए 8, it will be 8k, it's better like we write 8 1/4 pi epsilon naught 8k q² डिवाइडेड बाय 3d/2। तो ये 3 लिख दो, d/2। ठीक है क्या?
अब इसको अगर ये मॉडिफाई हो पा रहा है तो मॉडिफाई कर लो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। तो द करेक्ट आंसर विल बी, इस 4 को इसको मार देंगे 2 बार, ये बन जाएगा कितना 4q² 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो दैट विल बी 4q² 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल फाइनल कर रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड वन। तो कुछ नहीं था, आपको क्या लिखना था, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी, इनिशियल फाइनल माइनस कर देना था, देख लेना था घट रही है बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है घट रही है तो डिक्रीज। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। ये इसका सोल्यूशन, दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, चलिए। A particle of charge q and mass m is subjected to an electric field. एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास उसका m है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ सब्जेक्टिव है इन x डायरेक्शन। ठीक है क्या? Where a and epsilon naught are constant. Initially the particle was at rest. शुरू में पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर था। Other than the initial position of the kinetic energy of the particle, the kinetic energy of particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin. The origin से कितनी दूरी पर kinetic energy जो है वो शून्य हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है तो। दिस इज द क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल कहानी कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है ना, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कुल मिला के मेरा सिंपल सा कंसर्न ये है कि जो पार्टिकल होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो q इंटू ई लगेगा, दैट विल बी q ई नॉट 1 माइनस ax², है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा q ई नॉट बाय m 1 माइनस ax² के बराबर, और इसको लिख दो तुम v dv बाई dx दैट इज इक्वल्स टू q ई नॉट बाय m 1 माइनस ax²। सिंपल सी कहानी ये है कि काइनेटिक एनर्जी जहां जीरो हो जाएगी, इसका मतलब वहां पर उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसी जगह मैं निकाल लेता हूं जहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। हाँ क्या ना, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, वही पार्ट में निकाल लूंगा। तो जीरो से v, पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसे जीरो कर देंगे। q ई नॉट बाय m 1 माइनस ax² dx फ्रॉम 0 टू x, ये हो जाएगा v² बाय 2 के बराबर, ये हो जाएगा q ई नॉट बाय m इंटू x माइनस q ई नॉट बाय m इंटू ax³ बाय 3। और v को अगर मुझे जीरो पुट करना है तो इस टर्म को मैं जीरो के बराबर कर दूंगा, तो ये मेरा बराबर आ जाएगा q ई नॉट बाय m, q ई नॉट बाय m तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ax³ बाय 3। इसने इसको मार दिया 2 बार, तो ये x जो है वो आ जाएगा √3 बाय a के बराबर। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, x इज इक्वल्स टू √3 बाय a के बराबर है। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? अच्छे से नोट करो इसे, फिर मैं एक और अप्रोच बताता हूं आपको इसकी। आप इस चीज को ऐसे भी फॉरवर्ड कर सकते थे, कहानी वही सेम रहेगी, कोई खास बदलाव आएंगे नहीं। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जहां जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा। तो फोर्स इंटू डी एक्स कर देते, सीधा इंटीग्रेट करते, जीरो के बराबर करते थे। दिखाता हूं मैं कैसे, देखो इसे नोट कर लो। और कैसे कर सकते थे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब एफ डॉट डी एक्स को जीरो, वर्क डन क्या है एफ डॉट डी एक्स, उसको जीरो के बराबर कर दिया, और अगर आपने उसको जीरो के बराबर कर दिया तो क्यू ई इंटू डी एक्स सॉल्व कर लिया। सेम तरीका, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है क्या? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अच्छा सवाल क्या पूछा गया सवाल में। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज q प्लस q। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज है कैपिटल Q और छोटा वाला q, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। वो अपने वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ऐसा बोला अ स्मॉल पॉइंट लाइक पीस ऑफ इट ऑफ मास m गेट डिटैच। एक छोटा पॉइंट लाइक मास है जो कि डिटैच हो गया और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्फीयर एंड फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी पर गिरने लगा। दिस पीस कैरीज चार्ज q, ये पीस जो है वो q चार्ज कैरी कर रहा था अपने साथ। इफ इट एक्वायर्स अ स्पीड v व्हेन इट इज फॉलन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस y, जब ये y गिर जाता है तो ये v स्पीड एक्वायर कर लेता है
तो इनमें से बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा, बेसिकली वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए। कैसे करेंगे इस सवाल को? मैं कह रहा हूं सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सी गणित ये है कि इस पोजीशन को मैं इनिशियल बोलता हूं, इस पोजीशन को मैं फाइनल बोलता हूं, और वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है क्या? यहां से लेकर यहां तक। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर इनिशियली मैं बात करूं तो मैं तो क्या बोलता हूं कि इस इनिशियली को ही मैं ग्राउंड मान लेता हूं, इसी को मैं जीरो बोल देता हूं। अब जो भी नीचे जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव मान लूंगा, माइनस mgh करके लिख दूंगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखूंगा वो स्फीयर की वजह से लिखूंगा, जिसका रेडियस r है, तो वो जाएगा q इंटू पोटेंशियल एट इनिशियल, है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे शून्य है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं q इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस mg इंटू वाई के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। क्लियर है? बहुत अच्छे। अच्छा, एक और बात ये समझो कि इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा। इनिशियल पोटेंशियल होगा k q बाय r, यहीं तक है ना इनिशियली। फाइनल अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो चार्ज तो यहां पर है, पर दूरी कितनी हो गई है, r प्लस वाई। तो फाइनली जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा q k q r प्लस वाई माइनस एम जी वाई प्लस हाफ mv²। अब ये v² का टर्म लेना है तो हाफ mv² इधर लेने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये जो 1/2 mv² है वो बन जाएगा k q q बाय r माइनस इधर गया k q q अपॉन r प्लस वाई प्लस mgy। क्लियर है क्या? इसमें एलसीएम ले लूंगा मैं r r प्लस वाई, तो r r प्लस वाई एलसीएम लिया मैंने k q q r प्लस k q q y माइनस k q q r और प्लस हो गया mgy। ये बराबर आ गया हाफ mv² के। आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद तो हो गया सवाल। देखो इसने इसको मार दिया, क्या बचा? देखो v लिख रहा हूं मैं सीधा, है ना। v² जो है वो ऊपर चला जाएगा 2, इधर आ जाएगा m। तो 2 को मैं बाहर ले रहा हूं और m को ले रहा हूं डिनोमिनेटर में, और ऊपर की टर्म जो है वो बच गई k q q y डिवाइडेड बाय r r प्लस y प्लस m g y। y को बाहर ले रहा हूं, m को अंदर ले जा रहा हूं, तो v² जो है वो बन गया 2y, अंदर ले गए तो k q q, y तो बाहर आ गया है, r r प्लस y इंटू m प्लस m ने m को मार दिया, y बाहर चल गया प्लस g। कौन सा ऑप्शन है? 2y k की जगह क्या लिख दो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो k की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q q r r प्लस m 2y 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट r r प्लस y m q q प्लस g। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज हाउ इट गोस। क्या करना था? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, यहां से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना था। बस आपको लिखते टाइम ध्यान रखना था, अदरवाइज इट्स अ नाइस क्वेश्चन। पहली बार में अगर सवाल दिखता है तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए, ये इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते। देखिए अगला सवाल। 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r। 10 चार्जेस एक सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस r है उस पर रखे हुए हैं। कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव चार्जेस, उन चार्जेस के बीच में कांस्टेंट सेपरेशन है। अल्टरनेटिव 1 3 5 7 9 आर पॉजिटिव q, 2 4 6 8 10 आर नेगेटिव q। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी। देखिए कैसे करेंगे आप। कुल मिला के ऐसे समझिए इस सवाल को कि जैसे मान लो एक सर्कल है, अब इक्वल इसको बांटना है।
10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर ये बराबर बराबर बटने चाहिए। अब ये 10 जो बराबर बराबर बटेंगे तो बेसिकली सेंटर पर एक प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, हर अल्टरनेट प्लस क्यू है, और बाकी वाला माइनस क्यू है। क्लियर है क्या? माइनस। तो यहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो बेसिकली, अगर मान लो रेडियस आर है तो के क्यू बाय आर पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल तो सीधा सीधा जीरो खत्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वेक्टर्स बनेंगे, जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये दोनों मिलकर एक वेक्टर बनाएंगे इधर, एक वेक्टर बनेगा इधर, और ये कुछ सर्टेन एंगल्स पे होंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि 360 जो है वो 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब 36 डिग्री के गैप में सारे चार्जेस होंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, है ना। अब 36 के गैप में अगर ये हैं तो 10 चार्जेस मिलके क्या बनाते हैं, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 36 डिग्री है, फिर दूसरे वाले का एंगल जो है वो 36 डिग्री है, फिर तीसरे वाले के बीच का एंगल 36 डिग्री, और ऐसा 10 बार हो रहा है। अब ये एक पॉजिटिव क्यू है, ये एक नेगेटिव क्यू है, ये एक पॉजिटिव क्यू है, ये एक नेगेटिव क्यू है, फिर से एंगल जो है वो कितना होगा 36 का, फिर से एक क्या आएगा पॉजिटिव क्यू, फिर से आएगा एंगल 36 का, फिर से आएगा नेगेटिव क्यू। अब इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से जो बनेगा वो इधर की दिशा में E1, इसकी वजह से बनेगा इधर की दिशा में E2, है ना, इसकी वजह से इधर की दिशा में बनेगा E3। तो इनका जो नेट टोटल सम होगा वो आपस में कट पिट के जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा जीरो, और पोटेंशियल भी क्या होगा जीरो ही होगा। क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। इस तरीके से आपको सोचना था। देखिए यहां पे आपको बेटर समझ में आएगा कि एक माइनस क्यू से प्लस क्यू से मैंने शुरू किया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और ऐसे पूरे 10 बना दिए मैंने। हर किसी की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस प्लस की और इसकी इधर नेट ई, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इन सब का नेट सम जो होगा ये सिमेट्रिक है, तो बाय सिमेट्री हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि A और B पर रखे हुए हैं, राइट एंगल OAB। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर दे रखी है। आपको Q1 बाय Q2 का रेशियो बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सवाल। आप सिंपली ये देखिए कि ये जो Q2 है वो फोर्स लगा रहा होगा इधर, मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको E2 बोल देता हूं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर E1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर E नेट, है ना। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं तो ये बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल थीटा ही होगा। कैसे, ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो मैं सिंपली लिखता हूं tan थीटा। अगर मैंने tan थीटा लिखा तो मैं लिखूंगा E2 बाय E1 जो कि मेरा बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा के, दैट इज x1 बाय x2। तो ये हो जाएगा x1 बाय x2। E2 की वैल्यू है k q2 बाय x2 स्क्वायर, और E1 की वैल्यू है k q1 बाय x1 स्क्वायर। ये बराबर है x1 बाय x2 के। k ने k को मार दिया, ये हो गया x2 बाय q2 बाय x2 स्क्वायर इंटू x2 बराबर q1 बाय x1 स्क्वायर इंटू x1। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो ये बेसिकली जो है q1 बाय q2 कम्स आउट टू बी x1 बाय x2 के बराबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी x1 बाय x2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। q2 बाय q1 जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, ये टर्म इधर आ गई। किया क्या मैंने एग्जैक्टली, tan थीटा को इक्वेट कर दिया, ये वाली टर्म को एक साथ लिख लिया मैंने, k को पहले ही कर दिया था q2 अपॉन x2 स्क्वायर, और ये x2 को ऊपर ले गया, तो यहां पे एक x2 बच गया। ऐसे ही यहां पे q1 x1 स्क्वायर, यहां पे एक x1, इसको मार दिया, यहां पे एक x1 बच गया, तो q1 बाय q2 क्या, तो x1 ऊपर चला गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिस इज हाउ इट इज डन। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सी, दिस इज हाउ इट इज डन।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया अगले सवाल में। कंसिडर अ फोर्स F ऑन द चार्ज Q ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r है, जो कि Q चार्ज कैरी कर रही है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। शेल के सेंटर से दूरी जो है वो छोटा r है, तो उस हिसाब से इसकी प्रोसीडिंग्स बतानी। कुल मिला के आप तो ऐसा समझो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, यही बोला है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r है और उस पर बड़ा वाला Q डिस्ट्रीब्यूटेड है सब तरफ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है F को लेके, अगर Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस छोटा r। अब सबसे पहले Q को छोटे r पे रखते हैं, मतलब छोटे r दूरी पर एक Q को रखते हैं, तो इसकी वजह से अंदर की दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, E इनसाइड जो है वो जीरो है, तो इस पर फोर्स अंदर तो क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है Q इंटू E, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा फोर्स भी। अगर बाहर रखते हैं, मान लो कि बाहर के पॉइंट पे रखते हैं, वही Q चार्ज, R रेडियस, और जो पॉइंट है R वो बाहर रखते हैं Q, तो इस पे फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाय R स्क्वायर। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर। तो फोर्स जो हो जाएगा तो Q इंटू E दैट विल बी KQQ बाय छोटा r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल r, इज नॉट कैपिटल R, इट इज स्मॉल r। ठीक है क्या, इस तरीके से होगा। तो फॉर r ग्रेटर देन r k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय r ग्रेटर देन r, और छोटे के लिए 0। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। नोट कर लीजिए इसे भी, फिर बढ़ते हैं आगे, ये इसका सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया देखिए अगले सवाल में, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक पॉइंट डाइपोल्स हैव डाइपोल मोमेंट P1 दे रखा है PI कैप, और P2 दे रखा है माइनस PI कैप, आर हेल्ड ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से a दूरी पर हैं। When released, they move along the x-axis with the direction of the dipole moment remains unchanged. इस तरीके से मूव करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ना बदले कभी भी। दोनों डाइपोल का मास जो है वो m है। Their speed when they are infinitely apart, जब वो एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर चले जाएंगे तब उनकी रफ्तार जो है वो कितनी होगी, ये बेसिकली सवाल। तो देखिए शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। दो डाइपोल्स दे रखे हैं, आप ऐसे समझिए कि एक डाइपोल ऐसे है प्लस P, there are two dipoles, one is in this direction which is plus P, one is in this direction minus P। दोनों अभी कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। ठीक है क्या, तो आपको बताना है कि स्पीड जब ये इनफाइनाइटली दूर होंगे। कुल मिला के मैं इसकी एनर्जी तो देख लूं, तो इंटरैक्शन एनर्जी जो लिखूंगा मैं डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल, वो बेसिकली होती है इंटरैक्शन एनर्जी जो कि डाइपोल की है, वो बेसिकली होती है P dV by dr के बराबर। P इज द डाइपोल मूवमेंट, V इज द पोटेंशियल, वो होता है बेसिकली Kp by r स्क्वायर अपॉन dr। दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2Kp by r क्यूब, माइनस 2Kp स्क्वायर बाय r क्यूब के बराबर। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये जब इसका मास m है अभी दोनों का, और उनकी स्पीड बतानी जब ये इनफाइनाइटली दूर हो जाए, कुल मिला के क्या लगा दूं, एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये बहुत दूर चले जाएंगे x दूरी पर एक दूसरे से, तब उस टाइम पर क्या होगा, तो बेसिकली इंटरैक्शन एनर्जी जो है, चेंज इन जो भी एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा U, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में गेन के बराबर होगा, विच इज लॉस इन इंटरैक्शन एनर्जी। जब ये इनफाइनिटी पे चले जाएंगे तो इनकी इंटरैक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, तो उसमें लॉस हो जाएगा। कितनी है अभी, 2Kp स्क्वायर बाय r क्यूब, और काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर 1 के लिए और दूसरे के लिए भी
हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kp स्क्वायर बाय आर क्यूब के बराबर। तो v जो है वो बेसिकली हो गया 2kp स्क्वायर बाय एम आर क्यूब। r बराबर a पर निकालना है, ये अंडर रूट, तो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा p बाहर आ जाएगा, ठीक है क्या, एंड a स्क्वायर की जगह a बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में बच जाएगा 2, k की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 उसको मार देगा, कितना बन जाएगा, अंडर रूट में बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इज ओवर, k इज ओवर, p इज ओवर, और ये बन जाएगा m इंटू a के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, p बाय a 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू a। इस तरीके से सॉल्व करना था। इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो बेसिकली जो भी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के गेन में जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, अच्छे से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ये इसका सॉल्यूशन इस तरीके से सॉल्व किया गया। तो ये हमने देखे जेईई 2020 के इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस। और भी इसी तरह चैप्टर्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा कि नीट के जो बच्चे हैं आपके दोस्त होंगे, वो लोग भी नीट के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से देख सकते हैं। हमारा नीट का भी चैनल है सेग्रीगेटेड फॉर्म में, टॉपिक वाइज 2016 से 2020 तक। और जो बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने प्रीवियस 5 इयर्स बोर्ड की सीरीज भी चला रखी है। कम ज्वाइन व्यास। थैंक यू।